तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विमल है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो आज मैं आप सभी को उस दौर की बात बताऊंगा जिसमें मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन परिश्रम को देखा था और अपने उस कठिन परिश्रम और हालातों से सामना करने के बाद मैं अपनी जिंदगी के सही रास्ते पर पहुंचा था। उस वक्त मैं कुछ लड़कों के साथ होकर बदनामी के रास्ते पर चलने लगा था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इस रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते पर चलने से हमारे घर वालों की बदनामी ज़्यादा होती है और मेरे पापा तो वैसे भी शराब वगैरह जैसी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा बदनाम थे। खासकर मेरा पूरा का पूरा परिवार ही अपने पास्ट के लिए सबसे ज़्यादा बदनाम हुआ करता था। हमारा पूरा का पूरा गांव शराब के नशे में धुत रहता था। गांव के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो शराब ना पिए। मांस शराब जैसे चीजों का सेवन करना उनके लिए एक आम बात थी, लेकिन कुछ अमीर परिवार थे जो कि ये काम करते तो थे, लेकिन उनकी इज्जत बहुत थी। इसी बीच एक दिन मेरा झगड़ा अमीर परिवार की औलाद नितेश से हो गया। नितेश से लड़ाई होने के बाद हम दोनों के बीच में टकराव ही होता रहता था। मेरे काफी अच्छे खासे दोस्त भी थे, तो मैं उनके बलबूते पर नितेश को डराया धमकाया करता था। लेकिन इस बात को भी भूला नहीं जा सकता कि नितेश एक अमीर परिवार का लड़का था। वो कभी भी मेरे साथ गलत कांड करवा सकता था। खैर, अब मैं इन चीजों से निकलना चाहता था। दोस्तों, कभी ना कभी आपने अपनी जिंदगी में एक बात तो सुनी होगी कि अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आ जाए जो कि हमें एक सही रास्ता दिखाए और हमें सफलता की ओर ले जाए, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। सपना नाम की एक लड़की है, करीब 1.5 महीने पहले मुझे डेट कर रही थी। एक चीज हमेशा से गौर की थी कि वो कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहती थी। हमेशा मुझे बुरे काम से मना करती रहती और एक सही रास्ता दिखाने में हर बार मेरी मदद करती थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी दिल के अच्छे लोग नहीं देखे थे, लेकिन मेरी जिंदगी में इस लड़की के कदम पटकने के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदलने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने बुरे कामों को अब छोड़ सा दिया था और धीरे धीरे मैं अच्छाई की तरफ बढ़ने लगा। मैं एक बात अच्छे से जानता था कि मेरे घर वाले कभी भी हम दोनों की शादी के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसे हद से ज्यादा प्यार करता रहा। लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मेरी जिंदगी भी पूरी तरह से बदल गई और मैं अपने सपनों को साकार करने में कहीं ज्यादा सक्षम हो गया था। ये तब की बात है जब मैं मजदूरी करने में जुट गया था। हमारे गांव के बाहर सरकार के द्वारा एक पुल का निर्माण हो रहा था और उस पुल के निर्माण के दौरान गांव वालों को पकड़ पकड़ कर वहां पर ले जाया जाता था। गांव के जो लोग मजदूरी करना चाहते थे उन्हें मजदूरी का काम दिया जाता था। इसी बीच मैंने सोचा कि अब मैं भी खुद के पैसों से कमाकर अपनी जिंदगी बिताऊंगा, इसलिए अब मैं भी वहां सेटल होने लगा था। धीरे धीरे ठेकेदार से भी मेरी अच्छी बनने लगी थी। सब लोग बस मेरे ऊपर निगरानी रखते थे कि कहीं मैं काम छोड़कर ना भाग जाऊं, लेकिन कुछ लोग ये भी जानते थे कि अब मैं सुधर गया हूं। मुझे वहां पर काम करते हुए तकरीबन 14 दिन बीत गए थे। मुझे पता चला कि यहाँ पर लोग नाइट ड्यूटी भी करते हैं। जब मैंने ठेकेदार से बात की तो उसने बताया कि रात को यहाँ पर रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि नौजवान लड़का इस जगह पर रात में नहीं रुका करता। यह सुनकर मैंने उस ठेकेदार से कहा, अरे साहब जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं वैसे भी रात में कई जगह पर घूमता रहता हूँ, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि रात को कितने बजे से काम पर आना है। मेरी बात सुन के बाद ठेकेदार ने कहा, भाई मेरी बात मान लो और रात को काम करना छोड़ दे, क्योंकि अगर तूने ये सोचा भी कि हम रात को काम करेंगे तो समझ नहीं पाएगा कि जिंदगी कैसे बदलती है। ये सुनकर फिर एक बार मैंने उस ठेकेदार से कहा, अरे साहब, काम तो मुझे करना है ना, तो आप चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। इसके बाद उस ठेकेदार ने कहा, रात के 10:30 बजे के बाद यहाँ पर 7 बूढ़े लोग आते हैं, वो मिलकर काम करते हैं, उनके साथ आ जाना। अगर तुमको काम करना हो तो यहाँ पर टाइमली आ जाना और तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि आते वक्त अपने गले में कोई दिव्य माला डालकर आना जो भगवान के द्वारा अभिमंत्रित हो, क्योंकि रात में यहाँ पर प्रेत आत्माएं भटकती हैं।
सच कहूँ तो वो पहली बार था जब मैंने किसी प्रेत आत्मा के बारे में सुना था, क्योंकि मैंने आज से पहले ये कभी भी नहीं सुना था कि किसी जगह पर भूत भटकते हैं। और ये सुनकर मैं जोर जोर से हंसते हुए बोला, अरे ठेकेदार साहब जी, आप इतने बड़े डरपोक हो, मुझे तो आज पता चला है। तभी तो मैं सोचूं कि आप रात को यहाँ पर क्यों नहीं रुकते। अभी मैं जोरों से हंस ही रहा था कि तभी उस ठेकेदार ने कहा, देख भाई, ये सब चीजें मजाक उड़ाने के लायक नहीं होती, और अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो आज रात को यहाँ पर रुक कर देख लेना। उसके बाद जो तेरे साथ होगा ना, उसके बारे में तू सोच भी नहीं पाएगा। अगर जिंदा बच जाए तो कल बात जरूर करेंगे। मैं भी अब अपनी जिद पर आ गया था। मैं उस ठेकेदार को अपनी असली औकात दिखाना चाहता था। तभी मैंने उस ठेकेदार से कहा, साहब जी, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूँ। इतना कहने के बाद सलाम करके निकल गया और उसके बाद मैं अपने घर पहुंचा। उसके बाद जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी घर के आंगन में टहल रही थी। फिर मैं मम्मी के पास गया और मम्मी को आज की सारी बात बताने लगा। और इस बार मुझे अपनी मम्मी काफ़ी खुश नजर आई, क्योंकि मैंने गलत कामों को छोड़कर सही रास्ते को अपना लिया था। और इसी बीच मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। जब मैंने फ़ोन देखा तो फ़ोन पर सपना थी। इससे पहले कि मैं फ़ोन अटेंड करके उसे कुछ बोल पाता, मुझे सामने से आवाज़ आई, अरे कहाँ हो तुम, आज मिलने नहीं आए? तो मैंने उसे पूरी बात बताई और उसे बताया कि आज रात को मैं काम पर जाने वाला हूँ। और उस ठेकेदार ने मुझे जो सारी बात बताई थी वो भी मैंने उसके साथ शेयर की। तो सपना ने मुझे रात में जाने से मना कर दिया। सपना ने बताया कि वहाँ पर कोई चुड़ैल रहती है जो नौजवान पुरुषों का खून पीती है और उसे मार देती है। खासकर वो चुड़ैल उन लोगों का खून पीते हैं जो नौजवान होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दिन मैं किसी की भी बात सुनने के मूड में नहीं था। बस मेरे दिमाग में एक चीज बैठी हुई थी कि मुझे किसी भी तरह रात की ड्यूटी करनी है और अच्छे खासे पैसे कमाने हैं, जिस वजह से मैं सभी की बातों को इग्नोर करने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीजें हमें मान ही लेनी चाहिए, वरना हमारे साथ कुछ अनहोनी हो ही जाती है। लेकिन हम जिन चीज़ों को नहीं मानते वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें दखल देती हैं। खैर, उस रात को मैं अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो गया था और मेरी मम्मी ने मुझे रोकने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी मैं नहीं रुका, क्योंकि मेरे ऊपर पैसे कमाने का भूत सवार हो चुका था। किसी भी तरह से मैं बस काम पर जाना चाहता था। आजकल हालात कुछ इस तरह से हो गए थे कि मैं जब काम नहीं करता तो मेरा मन बेचैन होने लगता था। फिर उसके बाद मैं किसी तरह अपने घर से निकल पड़ा। जब मैं घर से निकला तो मेरी मम्मी भागते मेरे पास आई और उन्होंने मेरे गले के अंदर एक माला डाल दी। मम्मी को ऐसा करते हुए देखकर मैंने उन्हें रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने कसम वगैरह देकर मुझे वो माला मेरे गले में पहना दी। मैं जानता था कि इतनी रात को हमारे ठेकेदार साहब वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, जिस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आराम से जाकर इस माला को सभी को दिखा सकता हूँ, क्योंकि उनके अलावा तो मुझे और कोई चढ़ाने वाला है ही नहीं। जिस वजह से मैंने सोचा कि मेरे गले के अंदर क्या ये माला पड़ी रहेगी। उसके बाद मैंने यही सोचकर उस माला को पहन लिया और उसके बाद तुरंत ही काम के लिए निकल पड़ा। जब मैं काम के लिए उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मुझे तो वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा था। ठेकेदार ने तो बताया था कि कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मेरी नज़र वहीं पर मौजूद एक दुकान पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहां पर हमारी हाजिरी भरने वाला एक बंदा बैठा हुआ था। उसके बाद मैं जल्दी से उसके पास गया और मैंने कहा, अरे भाई साहब, मेरी हाजिरी लगा देना, मैं काम पर लग रहा हूँ। तो उसने कहा, अभी तो कुछ काम नहीं बचा है, लेकिन तुम एक काम करो, उन पत्थरों के ढेर को साइड में लगा दो। उसके आदेश से मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो मेरे ऊपर काम करता था। फिर उसके बाद मैंने उन पत्थरों को उठाकर दूसरी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। उसने बताया था कि कुछ देर के बाद वो 7 जने भी पहुंच जाएंगे जो यहाँ पर काम करते हैं। अब मुझे बस उन्हीं बुड्ढों का इंतजार था जो कि रात में यहाँ पर काम करते थे। कुछ देर काम करने के बाद मुझे थकावट महसूस होने लगी, इसलिए अंधेरा होने के कारण मैं वहीं पर बैठ गया। अब तो मुझे कोई देख भी नहीं पा रहा था। तभी मैंने सोचा कि मैं रात में आराम से बैठ कर काम भी कर लूँगा और ऊपर से मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा। यही सोचकर मैं काम में लगा रहा।
फिर कुछ देर बैठने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई उन पत्थरों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसी आवाज़ आने लगी जिसे सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था मानो कि कोई उन पत्थरों के साथ छेड़खानी कर रहा हो। मैं जल्दी से भागता हुआ उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि 14 से 15 साल का एक लड़का उन पत्थरों के ऊपर बैठा हुआ था और उन पत्थरों को इधर से उधर फेंक रहा था। तभी मैंने सोचा कि चलो बच्चा ही तो है, इससे मुझे क्या लेना देना, इसको जो करना है वो कर लेगा। ये सोचकर मैं वापस से पलटा, लेकिन तभी मुझे याद है कि इतनी रात को एक लड़का इस वीरान पड़ी जगह के अंदर क्या कर रहा होगा, और यही सोचकर मैं फिर से पलटा। तो जैसे ही मैं पीछे की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि अब मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वहां का नज़ारा अब एकदम साफ हो चुका था और इस चीज ने मुझे इतना ज्यादा हैरान कर दिया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। उस वक्त मैं बुरी तरीके से सहम गया था, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि बस 1 मिनट पहले ही तो मैंने वहां पर किसी बच्चे को बैठा हुआ देखा था, और जब दूसरे पल मुझे ख्याल आया कि एक लड़का इतनी रात को यहाँ पर क्या कर सकता है, और तो और वो अचानक से कहीं पर गायब हो गया। मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसी बीच मुझे किन्हीं लोगों के कदम पटकने की आवाज आने लगी। आवाज के सुनते ही जब मैंने अपनी गर्दन हिलाकर अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे वहां पर एक आदमी नजर आने लगा। मैंने देखा कि उसने सर पर पगड़ी बांध रखी थी और किसी बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था। तभी उसके पीछे कुछ 6 आदमी और भी मुझे नजर आने लगे, और उन सभी 6 लोगों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये कोई मजदूर हैं। लेकिन उसके बाद वो सभी उस जगह पर पहुंच गए जहां पर मैं था, और वहां पर पड़े पत्थरों को उठाकर दूसरे साइड में फेंकने का काम करने लगे। उन्होंने मुझसे एक बार भी बातचीत नहीं की, और मैंने आज से पहले उन लोगों को पहले कभी भी देखा नहीं था, जिस वजह से मुझे थोड़ी बहुत हैरानी हो रही थी कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके साथ काम पर लग गया। तभी उनमें से एक आदमी किसी दूसरी भाषा में दूसरे आदमी से कुछ कहने लगा। उनकी भाषा मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। उनकी भाषा को समझ पाना मेरे लिए नामुमकिन था। कुछ देर तक तो वो इसी तरह के काम करते रहे, लेकिन फिर उसके बाद रात के 12 बजने को आए तो वो सभी एक जगह पर इकट्ठा हो गए और उसके बाद अपने कपड़े उतारने लगे। मुझे उनकी ये हरकत बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। तभी उनमें से एक आदमी ने मुझे अपने पास बुलाया और कुछ कपड़े देते हुए कहा, ये कपड़े पहन लो और जब तक मत उतारना तब तक हम ना कहें। उनकी बात सुनकर मैंने भी ऐसा ही किया। उनके द्वारा कपड़े बदलने के साथ मैंने भी कपड़े बदलने शुरू कर दिए। जैसे मैं कपड़े बदलने के बाद उनके वेशभूषा में आया, तब जाकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हीं की तरह एक मजदूर हूँ। उसके बाद मैं वापस उन्हीं लोगों के साथ काम पर जुट गया, और अब मुझे पता चल रहा था कि रात के 12:30 बजने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है जो मेरी सोच से भी परे होगा। दरअसल उनमें से एक आदमी को शुद्ध हिंदी आती थी, तो उसने बताया कि रात के 12:30 बजने के बाद यहाँ पर कयामत का तूफान आता है। अगर गलती से भी तुमने कोई गलती कर दी तो उसके बाद तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने उस आदमी से कहा, रात के 12:30 बजने के बाद यहाँ ऐसा क्या होता है कि आप सभी इतने ज्यादा डरे हुए हो? तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ पर मौत की आंधी आती है, एक ऐसा तूफान जो हर किसी की जिंदगी को तबाह कर दे। अभी भी मुझे उन लोगों की बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद वो हुआ जिसका मुझे इंतजार था, क्योंकि 12:30 बज चुके थे और अब वक्त हो चला था उन चीजों को देखने का जिसके लिए मुझे मना किया गया था। उस आदमी ने बताया कि जैसे ही 12:30 बज जाए तो आधे घंटे के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठ जाना। जिस तरीके से हम बैठ जाएंगे, उसके बाद 12:28 पर वो सभी जने एक लाइन में बैठ चुके थे और उन्होंने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने भी ऐसा ही किया, लेकिन मैं अपनी आंखों को ज्यादा देर तक बंद नहीं कर पाया, और जैसे मैंने अपनी आंख खोलकर देखी तो इस बार मैंने पाया कि मेरे सामने की तरफ से भूतों की एक टोली गुजर रही थी। उन सभी के हाथ में कुछ अजीब अजीब औजार थे जिन्हें देखकर लग रहा था कि इस जमीन की खुदाई करते हैं। तभी उनमें से एक की नजर मेरे ऊपर पड़ गई और उसके बाद मुझे हंसने की आवाजें आने लगी।
मैं समझ गया था कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती को अंजाम दे दिया है। और तभी उन 7 लोगों में एक आदमी ने मेरी गर्दन पर पीछे से बहुत ही तेज मारा, जिस वजह से मैं आगे की तरफ गिर पड़ा और उसके साथ भी मेरी आंखें बंद होने लगी। मेरी आंखों के सामने काला काला अंधेरा छा गया था। और उसके बाद जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं इस वक्त उन्हीं पत्थरों के ढेर के पास पड़ा हुआ था, लेकिन अब वहां पर मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और तभी मेरी नजर मेरे बगल में पड़े हुए खून पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहां पर काफी ज्यादा खून फैला हुआ था और जो बगल में रोड बनी हुई थी उसके ऊपर किसी की लाश चिपकी हुई थी। मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ भयानक हुआ है। फिर उसके बाद एक गाड़ी गुजरी जिसने उस लाश के ऊपर से गाड़ी के टायर निकाल दिए और वो लाश चिथड़े चिथड़े बनकर उस सड़क से चिपक गई थी। ये देखकर मुझे उल्टी करने का मन करने लगा। ये नज़ारा इतना ज़्यादा भयानक था कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कुछ देर तक तो मैं यूं ही पड़ा रहा, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आजू बाजू में कोई अपने कदम रखते हुए मेरे पास आ रहा है। जब मैंने अपनी गर्दन घुमाकर उस तरफ देखने की कोशिश की तो मुझे वहां पर कोई भी नजर ही नहीं आया, लेकिन मैं इतना तो समझ चुका था कि यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर उसके बाद किसी तरह मैं अपने शरीर को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी तमाम कोशिशें फेल हो गईं क्योंकि मैं अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था। अभी मैंने देखा कि मेरे सामने किसी के जूते आकर खड़े हो गए थे, यानी कि ये कोई आदमी था जिसने अपने पैरों में जूते पहन रखे थे। मैंने धीरे से अपनी गर्दन को उठाने की कोशिश की और जब ऊपर की तरफ देखा तो इस बार मैंने पाया कि मुझे ऊपर की तरफ एक अजीब सी परछाई नजर आ रही थी। जब धीरे धीरे मेरी आंखों ने उसे ठीक से देखा तो मुझे पता चला कि ये एक बुढ़ा आदमी है जिसने अपने सर के ऊपर एक पगड़ी बांध रखी थी और देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे पड़ गए हो? लेकिन मेरे सामने से उस आदमी का कोई भी जवाब ही नहीं आया। मैं समझ चुका था कि इस आदमी की खामोशी मेरी मौत मेरे सामने प्रस्तुत कर रही है। उसी वक्त मैं हिम्मत करके उठा और सरपट भागने लगा। इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं कहीं नहीं रुकूंगा, बस अपनी पूरी ताकत लगाकर यहाँ से भागता रहूंगा। जहां तक मुझे सड़क नजर आ रही थी तो मैं उसी के ऊपर तेज रफ्तार से भागने लगा। मैं इतना तो जानता था कि अगर मैंने सड़क के बीच में भागने की कोशिश की तो कोई ना कोई गाड़ी मुझे जरूर कुचल देगी, इसलिए मुझे सड़क की साइड वाली लाइन के ऊपर भागना पड़ रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैं एक पुल के ऊपर पहुंच गया। जैसे मैं उस पुल के ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा कि पुल के नीचे एक नदी बनी हुई थी। आज से पहले मैंने कभी भी उसको नहीं देखा था। फिर मुझे याद आया कि हमारे बगल वाले गांव के अंदर एक पुल बनाया गया था और उसके नीचे से एक नदी गुजरती थी, जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था क्योंकि मैं उस रास्ते पर कभी नहीं गया था। उस रास्ते को हॉन्टेड करार देते थे, लेकिन उस पुल के ऊपर पहुंचते ही मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं यहाँ पर आकर सुरक्षित नहीं हूँ, बल्कि और भी ज्यादा खतरे में फंस गया हूँ, क्योंकि वो आजू बाजू में रुकने के लिए एक तो कोई जगह नहीं थी, ऊपर से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे पीछे पीछे अभी भी कोई भागता हुआ आ रहा है, क्योंकि मुझे उस पुल के ऊपर किसी के चप्पल पटकने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अपनी चप्पलों के साथ लगातार मेरे पीछे पीछे भागता आ रहा है। मैं भी अब वहां पर थमना नहीं चाहता था, इसलिए मैं भी वापस से आगे चलने लगा और अब कुछ दूर और आगे जाने के बाद मुझे अपने सामने की दिशा में एक अजीब सी परछाई नजर आने लगी और उस परछाई को देखकर एक बात तो काफी अच्छे से मैं समझ गया था कि जो चीज इतनी देर से मेरा पीछा कर रही है ये वही परछाई है जो मुझे मौत के घाट उतारने पर तुली हुई है। लेकिन अब मैं उस परछाई के हाथ बिल्कुल भी नहीं आने वाला था। मैं लगातार उस पुल के नीचे की तरफ भागता रहा। ढलान होने के कारण अचानक से मेरा पैर फिसल गया और उसके बाद मैं नीचे की तरफ चलते हुए गिरने लगा। इसी बीच मेरे शरीर पर काफी ज्यादा चोट आ गई थी और मेरा पूरा का पूरा शरीर जख्मी हो गया था। उस वक्त मेरी हालत पतली पड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। तभी मुझे अपने सामने की तरफ एक ऑटो रिक्शा वाला नजर आने लगा और जैसे मैंने उस रिक्शे वाले को देखा तो मैं उसे जोर जोर से आवाज देने लगा।
शायद उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी आवाज उस चालू ऑटो के अंदर भी पहुंच गई और उसने मेरी तरफ देख लिया। जैसे उसने मेरी तरफ देखा तो उसने मुझे जल्दी से भागने का इशारा किया। फिर मैं किसी तरह लड़खड़ाते हुए वापस से उठा और उसके बाद उस ऑटो रिक्शे की तरफ भागने लगा जिस तरफ मुझे वो नजर आ रहा था। किसी तरह जब मैं उस ऑटो रिक्शा में पहुंचा तो उसके पास पहुंचते ही मैंने देखा कि वो ऑटो रिक्शे वाला भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसने मुझे बहुत ही जल्दी से ऑटो के अंदर बैठने का इशारा किया और उसके बाद हम दोनों तुरंत ही उस ऑटो के अंदर बैठ गए। उस ऑटो में बैठते उस ऑटो वाले ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ रात में इस तरीके के हादसे होना एक आम बात है। लगता है तुम एक मजदूर हो और गलती में तुम्हें उन 7 लोगों के साथ काम पर लगा दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि वो 7 लोग इन चीजों के बारे में काफी पहले से अनुभव महसूस कर चुके हैं और जो उनकी कहासुनी नहीं करता वो उसे मारने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि एक काली शक्ति जब 8वें इंसान को पकड़ लेती है तो उन 7 की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। दोस्तों, मैं समझ गया था कि मैंने आंख खोलकर बहुत गलत किया था। अगर मैं अपनी आंखें नहीं खोलता तो मैं अभी भी उनके साथ काम पर लगा हुआ होता। लेकिन दोस्तों, उस दिन मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गया और उस ऑटो के अंदर भी मुझे वो काली शक्तियां नजर आ रही थी जिन्होंने मेरा पीछा किया था। लेकिन उस दिन के बाद मैंने उस काम को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और मैं खुद का धंधा करने लगा था और तब से मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। और उसके 1.5 साल के बाद ही मेरे पास इतने पैसे हो गए थे कि मैं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार चुका था। दोस्तों, कहते हैं कि सपने साकार नहीं हो सकते। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड सपना को अपनी वाइफ बना लिया है और अब हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश हैं। हमारी जिंदगी में जब भी कोई तकलीफ आती है तो हम दोनों मिलकर सामना करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Please like and subscribe.